हेलो दोस्तों, मैं आज पुनः कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बिहार मॉडल के ईपीएस पेपर को लेकर आया हूं। उसका सेट 1 जो 1 से लेकर 70 तक है, उसके ऑब्जेक्टिव को आज समझाने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखिए और इसको एक बार ज़रूर देखिए। एक बार देखने के बाद आपको लगेगा जो 70 में लगभग 50 से 55 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। इस तरह से हम इसको समझाए हैं। चलें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बताता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसर का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा अवसर का एक प्रकार है? पर्यावरण में विद्यमान अवसर, जी। निर्मित अवसर, जी, ये भी सही है। और ए और बी दोनों यानी सी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले का सी। पर्यावरण में विद्यमान अवसर और निर्मित अवसर ये दोनों ही इसके आंसर होंगे। यानी अवसर दो प्रकार का होता है, एक पर्यावरण में विद्यमान अवसर, एक निर्मित अवसर। 2 नंबर का भी क्वेश्चन आप इसका 2 नंबर या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है? तो आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक नीतियां, बाजार की स्थिति, इनमें से सभी। तो आप जान लें इसका आंसर जो हो जाएगा, ये जो डी विकल्प दिया है इनमें से सभी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है? निम्नलिखित में से कौन मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है? तो पहला है पूर्वानुमान की लंबाई, पूर्वानुमान के स्तर, उत्पादन का वर्गीकरण, उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी विकल्प इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है? सर्वेक्षण विधि, सांख्यिकी विधि, मार्गदर्शन निर्देशन विधि, उत्पादन विधि। तो आप जान ले 4 का आंसर जो हो जाएगा उत्पादन विधि मांग पूर्वानुमान का। ये उत्पादन विधि ही इसके मुख्य आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का डी विकल्प हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आगे जाते हैं। बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित, मांग प्रभावित नहीं करता है, या सूक्ष्म वातावरण, या बाजार मध्यस्थता, ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा बाजार मूल्यांकन प्रतियोगी, यानी डी विकल्प में आप चले जाएं, इसका आंसर डी हो जाएगा। उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है एकाकी व्यापार पर, साहसिक अधिकार पर, साहसी की स्वयं की योग्यता पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लें इसका आंसर सी हो जाएगा, साहसी की योग्यता पर। इसका सी विकल्प चलेगा। उपक्रम की स्थापना करते समय उद्यमी को किन किन तत्वों पर ध्यान रखना चाहिए? व्यवसाय का चयन, इकाई का आकार, वित्तीय साधन, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इसको ध्यान रखना चाहिए। प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू या किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? तो प्रारंभिक जांच के लिए सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप, प्रवर्तक से संगति, निवेश की उपलब्धता, उपरोक्त सभी। यानी इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये डी विकल्प में हो जाएगा आंसर। सफल उपक्रम का आवश्यक शर्त है, सफल उपक्रम का आवश्यक शर्त है सफल उपक्रम का आवश्यक शर्त क्या है? सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य, प्रभावपूर्ण नियोजन, ए बी दोनों। तो 9 का सी आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, व्यवसाय नियोजन के प्रमुख अवयव हैं व्यवसाय का वर्णन, अधिशासी सारांश, ए बी दोनों। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, ए बी दोनों।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय नियोजन का प्रमुख तत्व है। व्यवसाय नियोजन का प्रमुख तत्व क्या है? व्यवसाय नियोजन का प्रमुख तत्व दिशा निर्देशन में, निवेशकर्ताओं को उत्तोलन शक्ति प्रदान करने में उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी विकल्प हो जाएगा, उपरोक्त सभी। व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं। व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं हैं। व्यवसाय नियोजन में क्या है? शामिल क्रियाएं क्या सब है? संगठन का नियोजन, श्रम शक्ति की आवश्यकता का नियोजन, परियोजना का नियोजन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर भी आपको उपरोक्त सभी हो जाएगा। परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है। परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है। संबंधित नहीं होता है प्रक्रियात्मक प्रस्ताव से, केंद्रीकृत नीति निर्धारण से, विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन से, विकेंद्रीकरण नीति निर्धारण से। यानी परियोजना प्रबंध कौन चीज़ से संबंधित नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा विकेंद्रीकरण नीति निर्धारण से। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है विद्यमान संसाधनों के अनुपूरण में, निर्णायक निवेशों की पूर्तिकरण में, अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने में, इनमें से कोई नहीं। तो विस्तारीकरण परियोजना जो मदद करती है वो सी विकल्प हो जाएगा, अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने में। आधुनिकीकरण सुधारता है। मॉडर्नाइजेशन क्या करता है? उत्पाद को सुधारता है, उत्पादन को सुधारता है, प्रक्रिया को या क्षमता को। तो आप जानकारी ले लें, यह आंसर सी हो जाएगा, प्रक्रिया को सुधारता है, प्रोसेस को सुधारता है। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का, ये सभी। तो परियोजना प्रतिवेदन जो है ये इन सभी का वो सारांश है। इसमें डी विकल्प में आप चले जाएं। पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है लाभ अर्जन प्रक्रिया के लिए आवश्यक अवधि, विनियोग लागत की वसूली, स्थिर लागत वसूली के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17 का आंसर बी हो जाएगा, इसका सही विकल्प विनियोग लागत की वसूली के लिए आवश्यक अवधि। शुद्ध वर्तमान मूल्य संबंधित है मुद्रा का मूल्य से, समय मूल्य से, मुद्रा का बढ़े हुए मूल्य से, भावी वर्तमान मूल्य से, सभी भावी वर्तमान मूल्य से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए विकल्प, ये इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संसाधनों का एक प्रकार एवं स्रोत है? निम्न में कौन संसाधनों का एक प्रकार और स्रोत है? भौतिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मानवीय संसाधन, या इनमें से सभी? तो सभी, डी हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। अठारह का यहाँ पर ए बताए हैं और आप यहाँ जान लें 18 की ए के बाद 19 का हम लोग डी बताए हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। साधनों के गतिकरण में उद्यमी की भूमिका में निर्णय लेते समय, साधनों के गतिकरण में उद्यमी की भूमिका में निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किन बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए? संसाधनों की आवश्यकता, संसाधनों की पहचान, रुकावटों का अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, दे दीजिए इसमें। इसके बाद अस्थायी पूंजी की आवश्यकता है। अस्थायी पूंजी की दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए? तो जी नहीं। भूमि खरीदने के लिए? तो हो सकता है। स्टॉक? तो जी नहीं। लेनदार? तो जी नहीं। इसका आंसर बी विकल्प हो जाएगा, इसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं। 22 बोनस निर्णय के निर्धारक हैं। बोनस निर्णय के निर्धारक हैं लाभों की मात्रा, कोषों की तरलता, कंपनी की आयु, उपरोक्त सभी। तो 22 का डी आंसर चले जाएं, इसका आंसर उपरोक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 23 से। चालू संपत्ति में शामिल है। चालू संपत्ति में उपस्कर शामिल? जी नहीं। विनियोग नहीं, ख्याति नहीं, देनदारी? इसका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। प्लांट मशीनरी पर ह्रास है। कोष का स्रोत? जी नहीं। कोष का प्रयोग नहीं, कोष प्रवाह नहीं, सी आंसर हो जाएगा इसका। इसमें चूंकि ह्रास में न कैश आएगा न जाएगा।
निम्नलिखित में कौन गैर चालू संपत्ति है? तो गैर ख्याति, तो ये सही है। प्राप्य बिल जिन्हें ये चालू संपत्ति, पूर्वोत्तर चालू, देनदार चालू, तो इसका आंसर ए विकल्प हो जाएगा। निम्न में कौन सी समविच्छेद विश्लेषण की उपयोगिता है? निम्नलिखित में से कौन सी समविच्छेद विश्लेषण की उपयोगिता है? जोखिम मूल्यांकन, लेखांकन आंकड़ों को समझना, लाभ सुधार, उपर्युक्त में से सभी, इनमें से सभी। तो हम लोग 26 का जो आंसर देंगे इनमें से सभी, डी विकल्प में चले जाएं आप। यहाँ पर हम लोग कौन से विकल्प में चले जाएंगे? डी विकल्प में चले जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन समविच्छेद विश्लेषण की गणना का तरीका है? गणितीय विधि, लेखाचित्रीय विधि, ए बी दोनों, तो दोनों, इसका आंसर सी विकल्प हो जाएगा। आप इसके सी में चले जाएं, 27 का सी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 28 में आते हैं। उद्यमी पूंजी में रहता है उच्च जोखिम, साहसिक जोखिम, कोई जोखिम इनमें से कोई नहीं, तो आप जान लें इसका आंसर साहसिक उद्यमी पूंजी में रहता है उच्च जोखिम, यानी ए विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 29 पर आते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी एवं सूचना विकास कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया, भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया IFCI, ग्रिंडले बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, ग्रिंडले बैंक। इसका आंसर बी, ग्रिंडले बैंक, भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया ग्रिंडले बैंक। उद्यमी पूंजी उपलब्ध है। उद्यमी पूंजी अत्यंत जोखिम इकाइयों हेतु, तकनीकी इकाइयों हेतु, संस्थागत इकाइयों, इनमें से सभी, तो आप जान लें इसका आंसर डी विकल्प हो जाएगा, इनमें से सभी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 32 में। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात है 2.0:1। यहाँ पर ए से छोटा है, आप इसे 2:1 कह सकते हैं। ये इसका बी विकल्प इसमें चले जाएंगे, हमारा बी विकल्प हो जाएगा आंसर। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है क्रेता सावधान के नियम, विक्रेता का नियम, ए बी दोनों, तो इसका आंसर क्रेता सावधान के नियम में चले जाएं। कहीं कहीं इसका विक्रेता सावधान नियम भी दिया रहता है, तो उस परिस्थिति में इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। किसी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है भौतिक विकास की, आर्थिक संसाधन की, कुशल प्रबंध की, तो इसका आंसर कुशल प्रबंध, सी में चले जाएं। 34 का सी आंसर हो जाएगा, कुशल प्रबंध। किसी भी देश की विकास में कुशल प्रबंध की आवश्यकता। संभावी ग्राहक होते हैं लोग जिन्हें सेवा अथवा उत्पाद के इच्छुक हैं, जो लोग सेवा और उत्पाद खरीदने योग्य हैं, जो सेवाएं अथवा उत्पाद क्रय करना चाहते हैं, उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 35 का डी आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत विक्रय है मौखिक प्रस्तुति, व्यक्तिगत विक्रय है मौखिक प्रस्तुति, लिखित प्रस्तुति, दृश्य प्रस्तुति, इनमें से कोई नहीं, तो आप जान लें इसका आंसर 36 का ए हो जाएगा, मौखिक प्रस्तुति। व्यक्तिगत विक्रय आपके बाजार में सम्मिलित है, आपके बाजार में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? आपके क्षेत्र के सभी व्यक्ति, वे व्यक्ति जिन्हें आपको सेवा और उत्पादों की आवश्यकता है, वे व्यक्ति जो इनका भुगतान करने योग्य है, या उपर्युक्त सभी, तो आप जान ले इसका आंसर डी हो जाएगा। आपके बाजार में ये सभी सम्मिलित हैं, आपके क्षेत्र के सभी लोग, वे व्यक्ति जिन्हें आपकी सेवा या उत्पाद की आवश्यकता है, वे व्यक्ति जो इनका भुगतान करने योग्य है, वही व्यक्ति ना आपके बाजार में आएंगे जो पैसा देने योग्य होंगे, वही व्यक्ति ना आपके बाजार में आएंगे जिन्हें उस वस्तु की आवश्यकता है, वही लोग ना आएंगे आपके दुकान पे जो आपके एरिए के हैं, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। विज्ञापन है, विज्ञापन एक व्यक्तिगत संप्रेषण प्रक्रिया है, एक गैर व्यक्तिगत संप्रेषण, ये आंसर इसका बी विकल्प इसका आंसर होना चाहिए, 38 का बी हो जाएगा। बाजार पेंट्रेशन में एक संपत्ति दूसरे के लिए विनिमय, ये सही तो है आंसर, इसका ए विकल्प हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर, नवप्रवृत्ति गुण, इनमें से सभी, इसका आंसर डी विकल्प हो जाएगा, इनमें से सभी। अब हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर से 42। सामाजिक ढांचा की रचना होती है समाज के कार्यात्मक विभाजन में,
जाति के कार्यात्मक, समुदाय के कार्यात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, समाज के कार्यात्मक विभाजन में। 2, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं संचालन, मनोभाव, पुनः भुगतान या संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया। डी आंसर हो जाएगा 43 का डी। बाह्य वातावरण जो शक्तियों से निर्मित है का सामान्य प्रभाव होता है। बाह्य वातावरण जो शक्तियों से निर्मित है का सामान्य प्रभाव होता है उपक्रम व्यवहार, कर्मचारी का व्यवहार, प्रवर्तक का व्यवहार और प्रबंध का व्यवहार। तो आप जान लें 44 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए विकल्प होगा, तो उपक्रम व्यवहार। निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है? निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा चुनाव करते समय ध्यान रखना? बाजार का निर्धारण, व्यवहारिकता, प्रतियोगिता या लाभ नियोजन। तो आप जान लें 45 का आंसर डी हो जाएगा, यानी उत्पाद नियोजन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद निम्न में कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है? प्रारंभिक पूर्व अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, उत्पाद बाजार अवस्था, वृद्धि की। ये डी विकल्प इसमें चले जाएं, आप इसका भी आंसर डी हो जाएगा। निम्न में कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी जोखिम प्रबंध, लाभ नियोजन और व्यय नियंत्रण, मूल्य नीति, मांग की प्रवृत्ति। तो मेरे विचार से 47 का यहाँ पर आंसर बी दे दीजिए, 47 का डी, मांग की प्रवृत्ति। मांग की प्रवृत्ति इसका आंसर हो जाएगा। नियोजन है आवश्यक है, नियोजन है आवश्यक है, अनावश्यक समय के बाद आवश्यक में ए में चले जाएं। इसके बाद परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है। तो किसी परियोजना पर त्याग मतलब यदि आप कोई धन व्यय करते हैं, इसका मतलब हुआ वह आपके लिए क्या होता है? परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है। विनियोग, व्यय, अपव्यय कोई नहीं। तो 49 का यहाँ पर आप बी में चले जाएं, आंसर बी लगा दें। दीर्घकालीन ऋण पर होता है स्थिर ब्याज दर, परिवर्तनशील शून्य। तो ये विकल्प हो जाएगा स्थिर ब्याज दर, इसका आंसर स्थिर ब्याज दर हो जाएगा। स्थिर लागत में शामिल रहता है कच्चे माल की लागत, जिन्हें श्रम की लागत, जिन्हें शक्ति की लागत, जिन्हें डी कारखाना की लागत। ये आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन गैर चालू दायित्व है? तो निम्नलिखित में से गैर चालू दायित्व आपका हो जाएगा बंधक ऋण गैर चालू दायित्व है। आदर्श चालू अनुपात होता है तो 2:1 आदर्श आइडियल रेशियो होता है। चालू अनुपात में चालू अनुपात होता है आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक बैलेंस शीट से 2 चीज़ लिए जाते हैं, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी, इसलिए आर्थिक चिट्ठा अनुपात भी कहा जाता है। पूंजी ग्रहण प्रौद्योगिकी की वकालत की जाती है, पूंजी ग्रहण प्रौद्योगिकी की वकालत की जाती है क्योंकि शीघ्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रभाव, रोजगार अवसरों में वृद्धि और उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रम ग्रहण प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध है प्रकृति में अविचल, प्रकृति में गतिशील, प्रकृति में रुकी हुई, इनमें से सभी। तो आप जान लें यहाँ पर 56 का प्रकृति में रुकी हुई, यानी आंसर सी डाल दीजिए इसका। प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, दोनों। तो सी आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान उत्पाद व्यवस्था वास्तव में प्रत्यक्ष उत्पादन, अप्रत्यक्ष उत्पादन, प्राथमिक या द्वितीयक। तो वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में कैसा उत्पादन है? तो आप जान ले अप्रत्यक्ष उत्पादन है। किस विधि का प्रयोग प्रायः ग्राफ, यातायात या सिंप्लेक्स रीतियों में किया जाता है? तो आप जान लें लीनियर मूल्यांकन, जो इसका आंसर हो जाएगा लीनियर। ए आपका आंसर 59 का ए हो जाएगा। विज्ञापन का उद्देश्य है संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना, ग्राहकों को सूचना देना, मार्गदर्शन करना, उत्पादों का प्रचार करना, उपरोक्त सभी। आंसर 60 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। SFC एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो SFC एक्ट भारत में 1951 में पारित हुआ था, 1951 में पारित हुआ था। IFCI किस वर्ष में स्थापित की गई? तो IFCI भारत में 1948 में स्थापित की गई थी, 1948 में यह स्थापित की गई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 63 लाभांश है। लाभांश क्या है? शुद्ध लाभ है, लाभ का विनियोजन है, संचय या अवितरित लाभ का अंश है। तो आप जान लें यह
लाभ का विनियोजन है, लाभ का विनियोजन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड ऋण साधन है दीर्घ अवधि का, जी सही आंसर तो है दीर्घ अवधि, इसका 64 का ए आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं चल संपत्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण है, चल संपत्ति का पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, सामग्री की लागत, संपत्ति कर या किराया। तो चल संपत्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण क्या है यहाँ पर, तो हम जान लें यहाँ पर सामग्री की लागत, यहाँ पर इसका चल संपत्ति का उदाहरण चल लागत का। निम्न कौन सा कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है, वेतन, कारखाना बीमा है, प्लांट पर ह्रास है, ड्राइंग ऑफिस सैलरी है, सिर्फ वेतन इसका आंसर हो जाएगा, डी विकल्प होगा। निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण है प्रत्यक्ष सामग्री लागत, व्यय, कार्यालय प्रबंधक का वेतन, अप्रत्यक्ष श्रम लागत। तो अस्थायी लागत में कार्यालय प्रबंधक का वेतन, सी इसका आंसर हो जाएगा बेहतर। सामान्य विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है 2 तरीके में, 3 तरीके में, 4 तरीके में, ये इसका आंसर 5 तरीके में हो जाएगा। उद्यमी के दायित्व हैं समाज के प्रति, सरकार के प्रति, पर्यावरण के प्रति, इनमें से सभी, इनमें से सभी। उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू हैं, उत्पाद निरीक्षण, प्रक्रिया निरीक्षण, निरीक्षण विश्लेषण, उपयुक्त सभी। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। मैंने इसमें ईपीएस के 1 से 70 तक का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे बच्चे को भी शेयर कीजिए, जिससे कि वह इसका 2025 फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा उसका ये लाभ उठा सकें। धन्यवाद।